अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। हुकूमत फॉर्म हो चुकी है और अब हमारी जो इकोनॉमिक टीम है वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की क़यादत में अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलेगी और जिसमें सबसे पहला अहम मुश्किल टास्क जो है वो IMF प्रोग्राम के हवाले से है। जो एक ट्रांच, लास्ट ट्रांच जो मौजूदा प्रोग्राम है उसकी लास्ट ट्रांच के लिए जो है एक जो रिव्यू प्रोग्राम होगा और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि एक बड़ा अगला प्रोग्राम जो है वो काफी बड़ा प्रोग्राम लेना पड़ेगा पाकिस्तान को। लेकिन जो IMF कहता है कि आपको अपनी इकोनॉमी को डिसिप्लिन करना है, आपको अपनी हाउस को इन ऑर्डर करना है, आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जाना है, आपने जो मुआशी क़िबला है उसको दुरुस्त करना है। ये 22वां 23वां प्रोग्राम होगा और हर प्रोग्राम में IMF यही कहता है। लेकिन हम जो है ऐसी चीज़ें नहीं कर पाए। यही वजह है कि आज अगेन एक और बड़े प्रोग्राम की बात की जा रही है। कितना इसमें हम कामयाब होते हैं और एक बार फिर एक बैंकर को पाकिस्तान की इक्तिसादी उमूर जो हैं उनको उनकी कुंजी दी गई है। इससे पहले भी बहस हो चुकी है काफ़ी कि जनाब शौकत तरीन साहब, फिर उससे पहले शौकत अजीज़ साहब, ये भी बैंकर थे। तो अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो किस तरीके से क्या एक आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आएंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को सही करने के लिए, या फिर उनके दौर में भी जो बहुत ज़्यादा अगर किसी को सपोर्ट मिलेगी तो पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री को। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मुआशी तजज़ियाकार खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जो अपॉइंटमेंट है एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक बहुत ही मंझे हुए माने हुए बैंकर हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी मईशत को आगे लेकर चलना एक बैंकर के बस की बात है, या फिर एक फुल फ्लेज जो इकोनॉमिस्ट है वो समझता है पाकिस्तान की मईशत को? जनाब ना, आई थिंक इमरान इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ज्यादा और उनके जो भी एक्सपीरियंस रहा है। और आई थिंक औरंगजेब साहब का जो भी एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक इट वुड बी फेयर टू से कि उनके पास वो नॉलेज या वो स्किल्स नहीं है मईशत को आगे लेके चलने की। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो मईशत को आगे लेके चलने की तो बात ही हो रही। अभी जो बात है वो बेसिकली इसके तमाम डिसफंक्शंस को मैनेज करने की बात हो रही है। बेसिकली स्टेबलाइज करना, एक इसको स्टेबलाइज किस तरह करना है और किस तरीके से इसमें एक स्टेबिलिटी पैदा करनी है ताकि ये दोबारा और बार बार डिफॉल्ट की तरफ ना जाना शुरू कर दे। और वो एक अलग स्किल होती है और उसमें बैंकर की एक चीज जो काम आएगी वो नॉलेज है क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट जो है वो बहुत हेविली उसके कर्जों में वो फंसी हुई है और उसमें डोमेस्टिक डेट का बहुत बड़ा रोल है। तो उनको मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक बैंकर की नॉलेज जो है वो लाजिम काम आती है। लेकिन जहां पे अगर आप बात कर रहे हैं कि हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे इस मईशत को और उसमें रिफॉर्म्स किस तरह लाएंगे, वहां पे आई डोंट थिंक इवन एन इकोनॉमिस्ट वुड बी रिक्वायर्ड। उधर पीपल जिनको पब्लिक सेक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, जिनको पब्लिक सेक्टर से नतीजे निकालने की नॉलेज है, वो ज्यादा काम आते हैं उस सिचुएशन में। तो आई थिंक कि अगर अपनी टीम सही तरह बनाए तो देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि औरंगजेब साहब ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, जाहिर है कि उनके अज़ाइम जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं और अब तक जो उनका मीडिया से इंटरेक्शन हुआ, जो उनके बारे में उनके थॉट्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो बात हुई वो बिल्कुल सबसे पहले जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान की इम्पोर्ट लेड ग्रोथ जो है उसको एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में मॉडल में तब्दील करने की बात कर रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कंपनीज के बोर्ड के ऊपर आने की बात कर रहे हैं, या इन रियल टर्म जो है वो पाकिस्तानी के हवाले से बात की जा रही है। तीसरी चीज ये कि जनाब एक बैंकर खुद ये कह रहा है कि 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर डोमेस्टिक इकोनॉमी पनप नहीं सकती, तो ये बड़े पॉजिटिव साइन है। औरंगजेब साहब के पब्लिक जो भी रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं उन पे जोर उन्होंने डाला है कि बैरूनी दोस्तों से और बायलैटरल तरीकों से डॉलर्स लाए किस तरह से जाए पाकिस्तान में, चाहे वो पैंडा बॉन्ड्स की उन्होंने बात की थी कि चाइना में फ्लोट कर सकें, या उन्होंने गल्फ कंट्रीज से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स लाने की बात की थी। आई थिंक अभी जिस चीज़ की शदीद ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह,
लेकिन बेस ब्रॉडनिंग जिसकी भी उन्होंने बात की है, रेवेन्यू साइड पे, और किस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट competitive हो सके, एक इस तरह से कि गवर्नमेंट के ऊपर उसका बोझ ना आए। आई थिंक इन डायरेक्शंस में जो उनकी थिंकिंग होएगी, और जैसे जैसे वो आगे हम लोग चलेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होएगी, बजाय इसके कि डॉलर्स बाहर से किस तरह लेके आ रहे हैं। अलबत्ता डॉलर्स लाना भी एक जरूरी चीज है, लेकिन वो तो हम लोग करते आ रहे हैं इमरान। हम लोग पिछले कोई 30-40 साल से अपनी मैशत को इसी तरह चला रहे हैं कि बाहर से कहीं ना कहीं से कर्जे की शक्ल में हम लोग डॉलर्स वगैरह ले आते हैं, और चंद साल उसमें एज ए रिजल्ट थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ पैदा हो जाती है, और फिर से दोबारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस आ जाता है। वो वाली हिस्ट्री फिर नहीं सर, लेकिन उसमें जो बात की जा रही है ना, वो देखें, एक IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आप सबसे पहले तो भूल जाएं कि आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आप सबसे पहले स्टेबिलिटी के ऊपर आते हैं और फिर उसके बाद ग्रोथ पे जाते हैं। तो एक 4-5% की एक मॉडरेट ग्रोथ जो है उसके रहते हुए, बजाय इसके कि हम 7-8% की इकोनॉमिक ग्रोथ पे और एशियन टाइगर बनाने जाएं, और उसके बाद हम, चूंकि हमारी इंपोर्ट लेड ग्रोथ है, तो हम अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं। अगेन फिर एक विशेष साइकिल के बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। तो हमें अपने ग्रोथ मॉडल को बहुत रिव्यू करने की जरूरत है। इस पे उनकी अप्रोच क्या है सर? आई थिंक मुझे जो जिस हद तक समझ आया है उनके पब्लिक रिमार्क्स से, तो उन्होंने रेवेन्यू बेस को ब्रॉडन करने की बात की है, और एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए उन्होंने रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ्स, पावर टैरिफ्स वगैरह की भी बात की है। देखते हैं अगर उनके पास रिसोर्सेज होती हैं ये पावर टैरिफ्स को सब्सिडाइज करने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2 के अगर बेस ब्रॉडनिंग का जब टाइम आता है तो उधर काफी तगड़ी किस्म की सियासत इन्वॉल्व रहेगी। तो वहां पे उनको कितनी सपोर्ट मिलती है अपने ही कैबिनेट कॉलीग से, अपनी गवर्नमेंट से। बट आई थिंक ये इशारे तो दुरुस्त डायरेक्शन में है ओवरऑल। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें देखना होगा कि ये कैसे, नहीं तो इसमें एज कम्पेयर टू PDM 1 या PDM 2 इस वक्त जो बात की जा रही है, इसमें कितनी दमखम है कि इन इस्लाहाती रिफॉर्म्स एजेंडा को आगे लेकर चलने में, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल ये इलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं, और ये सारे, क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल पिछली मर्तबा भी इनका काफ़ी नुकसान हुआ था, तो क्या आप इतनी हिम्मत कर पाएंगे ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के हवाले से और दूसरी चीज़ों में, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन में? देखिए, इस गवर्नमेंट को किसी किस्म की एक्सक्यूज नहीं मिलनी चाहिए, और ना इनको पलट के किसी किस्म की एक्सक्यूज अब हमें देनी चाहिए। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है, और उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट की फुल बैकिंग है इनके पास। मुझे नहीं याद कि ये माजी में कब हुआ है। 97 में लास्ट गवर्नमेंट आई थी जिसके पास 2/3 बैकिंग, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, लेकिन उसके पास एस्टैब्लिशमेंट की वो बैकिंग नहीं थी जो इस वाली गवर्नमेंट के पास है। तो एक लिहाज से इनका मैंडेट तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं उसके ऊपर, लेकिन जो मेजॉरिटी इनको दी गई है और जिसके साथ ये लोग अब लेके चलेंगे, इनके पास जीरो एक्सक्यूज है किसी किस्म की। और पूरा 5 साल का भी इनके पास आगे टाइम होराइजन है। ये भी नहीं कह सकते कि मिड स्ट्रीम आ रहे हैं, मिड फील्ड में आ रहे हैं, और कोई खास ऑपोजिशन नहीं है। ठीक है ना, कि तो आई थिंक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन अब इट्स नॉट फेयर टू आस्क फ्रॉम फॉर एनी गवर्नमेंट टू आस्क, इससे भी ज्यादा मजीद कोई स्ट्रॉन्ग उनको पोजीशन चाहिए। नहीं, लेकिन मसला सारा क्या है कि विद इन द पार्लियामेंट जो एग्रीकल्चर जो पूरी लॉबी वहां पर बैठी है, वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाने देते। फिर होलसेलर, रिटेलर, बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल है सियासी जमातों का। तो ये तब्दीली तो अंदर से आनी है, फिर आनी तो है अंदर से। अब लाए ना ये लोग, क्योंकि अब आ गए हैं, इतनी बड़ी इनको मेजॉरिटी मिल गई है। सूबा पंजाब इनका अपने कंट्रोल में है। देयर इज नो एक्सक्यूज एनीमोर इमरान, अब किसी नाउ दे हैव टू डिलीवर। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट इन माय माइंड। ओके, एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ SIFC आप किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक अगेन SIFC भी इनको, इफ दे यूज इट राइट, तो इनको सपोर्ट करेगा। दैट शोज जो जिस चीज की मैं पहले बात कर रहा था, एस्टैब्लिशमेंट बैकिंग, वो अब SIFC के थ्रू है इनके पास। और अगर बाहर से कुछ लानी है इस टाइप की इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, जिसका औरंगजेब साहब ने कहा है बात हो रही है, तो उसमें SIFC विल प्ले अ रोल। It is one more tool with which they can deliver what they have been tasked with.
and they have no excuse anymore to not deliver. ओके, नाउ विद IMF से जो डील कर रहे हैं, जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा सियासी होगा लेकिन मैं इसको लेना भी नहीं चाहूँगा, बट अगेन टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो चेयरमैन PTI की तरफ से एक लेटर लिखा गया था, और IMF ने ज़ाहिर है कि उसके ऊपर कोई सीरियस नोट भी नहीं दिया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब कंडीशन सेट की जाएंगी तो वहाँ पर जो है वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट होगा, IMF के पास एक बार्गेनिंग पॉइंट होगा वो लेटर। आप समझते हैं कि क्या इस तरह की सूरत हाल होगी? नहीं, आई डोंट थिंक वो लेटर कहीं पे इतनी कोई बड़ी इतना बड़ा कोई रोल प्ले करेगा। ये बस अपनी डोमेस्टिक सियासत जो है, जो भी पार्टी उसको इंटरनेशनल पार्टीज के सामने ले जाती है इस तरह से, वो एक लिहाज से अपने आप को वीकन करते हैं और कुछ हद तक मुल्क को एम्बैरेसमेंट होती है इसकी वजह से, लेकिन कोई इतना मटेरियल इम्पैक्ट नहीं होता इस किस्म की टैक्टिक्स से। एक्चुअल आई मीन IMF जो है वो आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को देखेगा, टारगेट्स देखेगा, और गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी को असेस करेगा, लेकिन उसमें ये लेटर ही कोई रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आप अगर क्या प्रायोरिटी रखेंगे? अगर मैं 3-4 प्रायोरिटी आपसे पूछूं, क्या स्टेप्स होने चाहिए इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए? आई थिंक सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो औरंगजेब साहब ने सही तरह से बयान कर दी थी कि ऑनगोइंग IMF प्रोग्राम जो है इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें। अप्रैल में इसकी लास्ट ट्रांच जो है वो रिलीज होनी है, एंड उसके बाद अगला प्रोग्राम जो है उसकी नेगोशिएशंस एकदम शुरू हो जाए। तो अप्रैल में ही अगर एक ट्रांच रिलीज हो जाए और साथ साथ अगले प्रोग्राम की भी बात शुरू हो जाए, और हम लोग अगर एक टाइमलाइन देख रहे हो जिसमें जुलाई तक पहुंच के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, अगस्त तक पहुंच के बोर्ड अप्रूवल हो गया है और दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाए स्मूथली, तो आई थिंक वी कैन से कि पाकिस्तान जो है वो निकल रहा है क्राइसिस मोड से और वापस अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। उसमें बजट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जून में जो बजट अनाउंस करना होगा, दिस विल हैव टू बी अ वेरी टाइट बजट। गवर्नमेंट से जो उनको डिमांड्स आएंगी पब्लिक सेक्टर, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इस किस्म की चीज़ों के लिए, उनको अभी दूर रखना पड़ेगा, और रेवेन्यू प्लान उसका बहुत सॉलिड और क्रेडिबल किस्म का होना होगा। आई थिंक ऑल दिस इज पॉसिबल, और अगर सब कुछ स्मूथली जाए तो इट्स पॉसिबल कि बाय अगस्त हम लोग एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो रिस्टोर हो रही होगी। ठीक है, एंड बाय द वे स्पेंडिंग साइड पे जो पब्लिक सेक्टर आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें एक अप्रोच ये रख रहे हैं कि जनाब हुकूमत के ऊपर इसका प्रेशर नहीं होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो होनी चाहिए PSDP के अंदर। तो ये भी एक अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है। इतना आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जो है मॉडल ट्राइब बहुत लोगों ने माजी में भी किया है। इसमें काफ़ी चीज़ें, पहली चीज़ तो एक परसेप्शन बनी हुई है गवर्नमेंट सर्कल्स में कि समहाउ इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है वो फ्री होएगा, वो फ्री नहीं होते, उसमें भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है। बहरहाल कुछ हद तक बर्डन शेयरिंग हो जाती है प्राइवेट पार्टी के साथ। वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसे पार्टनर्स ढूंढना बहुत आजकल मुश्किल है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हो, मेनली बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपने आप को काफ़ी बदनाम किया हुआ है जिस तरह से पिछले काफ़ी सालों से बिहेव कर रहे हैं। तो चैलेंजेस होंगे इस मॉडल में, और आई थिंक पूरे जो औरंगजेब साहब कह रहे थे कि PSDP हम लोग वो कर देंगे, ख़त्म कर देंगे और 100% चले जाएंगे इस मॉडल पे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक शायद कुछ प्रोजेक्ट्स में इधर उधर। लेट्स सी कि आगे आने वाला वक्त जो है वो कितनी स्पेस देता है। खुद मोहम्मद औरंगजेब जो कि वजीर ख़जाना है, उनको अपनी जो मौशी टीम है उसको आगे लेकर चलने, जिस तरीके से वो डिलीवर करे और पाकिस्तान के को सर्व करे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम हुसैन। मौशकार एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अकबर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA, और इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर डॉक्टर जैदी साहब क्या कहते हैं ये जानेंगे। वेलकम बैक, और अब बात करेंगे डॉक्टर अकबर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त एक और बैंकर को वजीर ख़जाना का ओहदा दिया गया है, ये तजर्बा किस तरह का साबित होगा? शौकत अजीज़ और शौकत तरीन के बाद अब मोहम्मद जहांजेब साहब इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बैंकर हैं, लेकिन उनकी थॉट्स जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से
और जो चीदा चीदा पॉइंट्स जो उन्होंने अब तक मीडिया इंटरेक्शन में सामने आए, वो पूरी इकॉनमी को बिल्कुल अलग जाविये से लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपकी नज़र में एक इकोनॉमिस्ट और एक बैंकर की अप्रोच में कितना फ़र्क होता है? आप क्या कहेंगे सर? बहुत फ़र्क होता है बैंकर और इकोनॉमिस्ट में। लेकिन मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ कि इसहाक डार नहीं बने। पहली बात तो ये है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, अगर PMLN जीत जाती, जीत का मतलब है ज़्यादा सीटें आ जाती, इसहाक डार आ जाते, तो मेरा ख्याल है मुल्क की मईशत तबाह हो जाती। और जो कोई 1.25 साल से जो एक इस्तेहकाम पहुंचा है वो बिल्कुल तहस नहस हो जाता। तो पहली तो ये अच्छी खबर है, कोई भी आए इसहाक डार ना आए, मेरे ख्याल ये अच्छा नहीं सर, क्यों ऐसा डार साहब से इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, ये खतरा पहले से लोगों को था कि इसहाक डार आ रहे हैं, वो लॉबी कर रहे थे या पता नहीं लॉबी कर रहे थे या नहीं, कि उनका रिकॉर्ड जो है, जब वो आए थे, जब मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया था, जो बहुत ही बड़ी गलती थी। हाँ। PDM की बहुत सारी गलतियों में एक मिफ्ता इस्माइल को हटाना था और इसहाक डार को ज़बरदस्ती लाए थे। उसके बाद मईशत बहुत बुरी तबाह हुई है। और सिर्फ जब हुकूमत का खात्मा हुआ था, जब उनके 5 साल पूरे हो गए थे पिछले अगस्त में, उसके बाद जाके कुछ इस्तेहकाम आया था। और ये मेरा ख्याल है इस वजह से नहीं आया था कि शमशाद अख्तर थी या कोई और था, इस वजह से आया था कि इसहाक डार नहीं थे। ये बहुत बहुत भारी और इम्पोर्टेंट ऐसी क्या पॉलिसी थी डार साहब की जिसमें आप समझ रहे हैं कि बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया? और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं वो डिफरेंट करेंगे, जरा इसके ऊपर भी आ जाइए। हाँ बिल्कुल, अभी आते हैं औरंगजेब पे। पहली बात तो ये है कि डार ने जो आते ही कहा था कि मैं डॉलर पता नहीं कहाँ से ले जाऊंगा, 250 से मैं 200 तक ले जाऊंगा, नहीं कर पाए, 10 रुपए कम हुआ। और ये जो एक ज़बरदस्ती फोर्स्ड दबा के जो रखा था डॉलर को, रुपए को, डॉलर को, उसके बाद एकदम से आगे गया और फिर इन्हीं की हुकूमत के दौरान बहुत ऊपर चला गया। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आवाम का गला जिस तरह घूंटते हैं, आप डॉलर का गला घूंटें, या आपके काबू भी नहीं आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, BBC पे उन्होंने कहा था, और जगह भी कहा था, और बहुत गलत एक फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे बहुत गलत इंडिकेशंस दिए थे। इन्होंने ये भी कहा था, आपको याद भी होगा कि 30 जून थी या 28 जून थी 2023, जब IMF के साथ हमारा मुआहदा ख़त्म होने वाला था, और ये बात पब्लिक में आ गई थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। लेकिन हुआ ये जो सुनने में आता है कि शहबाज शरीफ जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, वो उनसे मिले, IMF की जो हेड हैं उनसे मिले, और उन्होंने फिर जाके आगे बात बढ़ी। क्योंकि जो बातें पब्लिकली इसहाक डार कर रहे थे, वो मुल्क को, मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, डिप्लोमेसी वगैरह को बहुत नुकसान पहुंचा रही थी। तो मेरे ख्याल मैं तो कम से कम बहुत खुश हूँ कि वो अब नहीं है। पहली बात तो ये, उनकी जगह कोई और आ जाता है वो और बात है। लेकिन ये औरंगजेब साहब आए, मैं इनको जानता नहीं हूँ। बैंकर्स तरह तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, बहुत कामयाब भी होते हैं। मुझे नहीं मालूम हबीब बैंक में इन्होंने क्या किया है, क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन इन्होंने जो आते ही बातें की हैं, जो कुछ चंद घंटे हुए आए हुए, लेकिन ये अच्छे सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। और पहले भी ये कह चुके थे कि ये काफ़ी रिफॉर्म्स वगैरह लाना चाहते हैं। और अगर कल या परसों IMF की टीम आती है तो ये बहुत एक अच्छा सिग्नल है मेरे ख्याल से। अगर कोई ऐसा, अगर डार आ जाते, मुझे लगता है कि डॉलर का रेट फौरी तौर पे उसमें कुछ हलचल होती, कुछ आगे पीछे होता है। ये हुआ नहीं है इनके आने से, बल्कि शायद रेट बेहतर ही हुआ या वही है जो पहले था। तो ये इस्तेहकाम जो है, एक तरह का तसलसल जो पहले चल रहा था, मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है उसको चलना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि IMF प्रोग्राम जो है उसका रिव्यू इस वक्त होना है लास्ट ट्रांच के लिए, फिर इसके बाद अगले बड़े प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो ये कोalition गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल टास्क होगा, नए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कितना एक टफ ये जॉब होगी? ये कल या परसों रिव्यू इस्लामाबाद आ जाएगी IMF की टीम। ये आखिरी ट्रांच है उनका, मेरे ख्याल है ये अगले महीने उनको मिल जाएगा। क्योंकि ये सारा हिकमत अमली जो हुई है ये केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान हुई थी, लेकिन फ़ायदा इस नई गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारे पास 1.7 जितने भी अरब डॉलर आने वो आ जाएंगे। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा सियासी हवाले से भी PDM 1 PDM 2 जो कहा जाता है 2.0,
हाँ। ये ज़रा बेहतर और ज़रा मुस्तहकम लग रही है। इलेक्शन हुए अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये अब गवर्नमेंट आ गई है। मुझे लगता है कि अब ये आ गए हैं। और आप देखें नवाज शरीफ जब मई 2022 में आए थे, 22 थी शायद, मई 2022 में आए थे, और अब जो आए थे इनका कुछ स्टाइल थोड़ा फर्क लग रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। जो भी वजह है, इलेक्शन ये है कि इलेक्ट होके आए, बज़ाहिर इलेक्शन इन इन्वर्टेड कॉमर्स, इलेक्ट होके आए, पिछली दफ़ा अपॉइंट हुए थे, अभी भी एक तरह से अपॉइंट हुए, तो मेरे ख्याल इनका तरीका स्टाइल थोड़ा फर्क है। दूसरा ये कि पंजाब में इन्हीं की गवर्नमेंट है, ठीक है, सिंध में भी तकरीबन आधी या कुछ एक तरह से इनकी है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो एक जो निज़ाम थोड़ा हलचल हुआ था पीडीएम की पहली गवर्नमेंट में, इनको नहीं रुकना चाहिए था, वो अब नहीं है, थोड़ा इस्तेहकाम है। दूसरा मेरा है, दूसरा ये कि बिल्कुल कंप्लीटली नया शख्स है ये औरंगजेब साहब, जो इनको कोई नहीं जानता, ठीक है, होंगे इनके फलां के रिश्तेदार होंगे, दामाद होंगे, ये होंगे, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। लेकिन ये सुना है कि ये काबिल आदमी हैं, इतने बड़े पाकिस्तान के जो पॉइंट से लेकर चल रहे हैं ना, जिन चीज़ों पे बात हुई, मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो दोस्त ममालिक से हम हमेशा जाके और एक बैकिंग बॉल लेके चले जाते हैं, उनके सामने इससे निकलना होगा, क्योंकि अब जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ भी हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अपने माली ताउन के बदले, या पाकिस्तानी कंपनीज के बोर्ड पे आने की बात कर रहे हैं, यानी इन सीरियस नोट वो इन्वेस्टमेंट के में ज़्यादा वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा उनका ये भी कहना है कि अक्रॉस द बोर्ड जो आपके वो सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं है, नेमली होलसेल, रिटेल, एग्रीकल्चर, आपके रियल एस्टेट, इन सबको उसके अंदर लेकर आना चाहिए। फिर एक बैंकर ये कह रहा है कि जनाब 22% की सूद के साथ आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी कभी भी पनप नहीं सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उनका ये भी कहना है कि आपको अपनी जो इंपोर्ट लेड ग्रोथ है इसके मॉडल को ख़त्म करके और एक्सपोर्ट लेड के ऊपर आना होगा। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो वो ये कह रहे हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल से इमरान खान और असद उमर ने भी ये बात की थी, इसहाक डार आते वो भी ये बात करते, शौकत अजीज आते, शौकत तरीन आते, सब ये बात करते, ये इसमें कोई शक नहीं। और सही बात है, जो बातें की हैं उन्होंने सही की हैं और अकल वाली है, सब यही कहते हैं। मुझे लगता है कि ये तब्दीली आई है कि इसहाक डार की जगह कोई नया शख्स आ गया, कंप्लीटली अननोन। आप देखिए, सियासी नहीं है, टेक्नोक्रेट है। चले ये इस पर थोड़ा सा एक बहस हो सकती है कि असेंबली में आना चाहिए, नहीं, ये गालिबन सेनेटर बन के या किसी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि पूरे फुल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल है इनके पास गुंजाइश भी होगी और ये चीज़ें भी करेंगे। और पहले कुछ महीने जो हैं इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो ये कल परसों इनकी IMF से बात होगी, वो इनको विरसे में मिला है, वो कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2-2.5 महीने जो हैं, जो बजट की तैयारी के लिए होंगे, वो IMF के साथ मिलकर होंगे। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर IMF के पास जाना है तो 6-8 महीने का प्रोग्राम $3 अरब का नहीं करना पड़ेगा, आपको 5-6 साल का 11 अरब 9 अरब का करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल ये मनवाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि लेकिन इस बीच में IMF भी तो अपनी चीजें मनवाएगा ना सर। वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है, क्या वो सह सकती है तमाम? अब जाहिर है कि उसमें सब्सिडीज का खात्मा, अब वो तो बिल्कुल कहता है कि आप अपने हाउस को ऑर्डर में करें, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है कि हम नहीं कर पाते। अब अवाम के ऊपर इसका जो बोझ पड़ेगा वो कहाँ जाएगा? अवाम की क्या अहमियत है इस मुल्क में? कौन से अवाम? ना वो वोट डाल सकते हैं सही तरह, और ना उन पर कोई महंगाई का कोई बोझ हल्का होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखें, ये बहुत वाजे है। 2 चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। पेशेंट गोई करना पाकिस्तान के बारे में बहुत बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं आज बेवकूफ़ी कर डालता हूँ। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, ये आप देखिएगा इसी साल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इफरात ज़र भी कम होगा। अगर आप देखें फरवरी के, अगर आप नंबर देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। इसकी 2-3 वजूहात हैं, बहुत ऑब्वियस ही हैं। एक तो ये हमारी ज़री पैदावार में फ्लड्स के बाद हर साल ये होता है, फ्लड आता है, तबाही होती है, बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद जो साल आता है वो बेहतर आता है ज़राअत के हवाले से। और मसाइल बहुत होते हैं, सड़कें वड़कें टूट गई, माल मवेशी मर जाते हैं। हमारी कॉटन प्रोडक्शन बेहतर हुई है, हमारी वीट प्रोडक्शन बेहतर हुई, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे इस साल, हम राइस प्रोडक्शन बहुत बेहतर हुई, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। तो ये जो फौरी तौर पर इन्फ्लेशन पर, ये इफरात ज़र पे जो असर पड़ रहा है और हम देखते आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा।
साथ साथ जाहिर है आप ये सवाल पूछेंगे, बिजली के रेट बढ़ गए, Exactly. गैस के रेट बढ़ गए। गैस तो आती नहीं है तो उसके रेट ही बढ़ रहे, गैस इस्तेमाल नहीं हो रही कि गैस मुझे नहीं पता कराची में कहाँ आती है, मेरे घर तो नहीं आती। सही ठीक है। है, अब लेकिन बिल तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो बिल बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो रही। बिजली अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं, आप भी कराची में रहते हैं, एसीज अभी शुरू हो गए मार्च की 15 तारीख से, तो उसके बिल बढ़ेंगे और बहुत महंगे होंगे, बहुत सारा ये बोझ पड़ेगा। लेकिन उर्दोनोश की जो चीजें हैं वो कम होंगी। और मुझे लगता है एक और बहुत अहम चीज है, डॉलर अगर स्टेबल रहता है तो हमारे, आप देखिए एक और चीज, अच्छी चीज, कुछ अच्छी चीजें भी हुई है पाकिस्तान में। सर एक ये हुआ है कि विद योर हमारे परमिशन रिमिटेंसेस बढ़ गए। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। डॉक्टर अकबर जैदी से हम बात कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर अकबर जैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IBA हमारे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, जो अच्छी चीजें हैं उसके ऊपर आप बात कर रहे थे। मेरे ख्याल है कि पिछले 6-7 महीने में जो थोड़ा सा एक इस्तेहकाम आया है और खासतौर पे एक्सचेंज रेट पे आया है, बहुत बहुत फायदा होता है। फॉरवर्ड लुकिंग भी हो जाता है, लोगों को पता होता है कि अगले 2-3 महीने में भी 278 है, 269 है, जितना भी है 280 के लगभग होगा। एक्सपोर्टर्स भी कहते हैं यार इतना ही होगा, बेच डालो। ये सारे कुछ बेहतर ट्रेंड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि जो खदशा था 9 अक्टूबर के बाद के मशरक़ वस्ता में मजीद जंग छिड़ जाएगी या रूस और यूक्रेन की वजह से गंदम की या तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, वो भी नहीं बढ़ी है, बराबर ही रही है। तो कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं और इफराती दर कम हुई। अगर आप फरवरी के आदाद शुमार देखें वो कम हुई। दूसरी, हमारी रिमिटेंसेस बढ़ी हैं और अगले महीने और बढ़ेंगी। रमजान में, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारी रिमिटेंसेस हमेशा बढ़ती है, सबसे ज्यादा बढ़ती है। रमजान में पैसे लोग लेके आते हैं और बेचते हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी कुछ अच्छी चीजें हो रही है जिससे मुझे लगता है कि बिगड़ेगी नहीं मईशत, बेहतर थोड़ी सी होगी और लोगों को लगेगा कि यार रमजान में वैसी महंगाई बहुत हो जाती है, इस साल भी थोड़ी सी होगी, लेकिन ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने की तरफ होगा। अब ये बताइए, जितने भी लोग आते हैं, हुकूमतें आती हैं, वो बात करते हैं कि जनाब ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हैं खसारे के हामिल जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, नेमली पाकिस्तान स्टील मिल, PIA और ये इनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। प्राइवेटाइजेशन काउंटर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वहाँ पर ताले पड़े हुए हैं। जो औरंगजेब साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो मसला कहाँ पे होता है? ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्यों नहीं फैसला कर पाती है इसमें? जाहिर है इस वजह से फैसला नहीं कर पाती कि 17,000 लोगों की बजाय 700 लोग रखने पड़ेंगे या 12,000 लोगों की जगह 2,000 रखने पड़ेंगे, तो उनको कौन देखेगा? सियासी गवर्नमेंट नहीं चाहती, खासतौर पे एक सियासी गवर्नमेंट जिसका इन्हिसार 2 और पार्टीज पे, एक दोनों सिंध की हैं, MQM और पीपल्स पार्टी, और कराची सबसे बड़ा वो है, क्या कहना चाहिए, हब है इकोनॉमी का और एम्प्लॉयमेंट का, तो उसके असरात तो पड़ेंगे। लेकिन सवाल अच्छा है आपका, मुझे नहीं पता ये कर पाएंगे। PIA को शायद कर पाए, क्योंकि PIA तो उड़ने के काबिल ही नहीं है, बुरा हाल है उसका। रेलवेज को, स्टील मिल भी मेरे ख्याल है तकरीबन बंद ही है, तो उसको कर डालें, फिर कुछ और कुछ करें, गोल्डन हैंडशेक वगैरह कुछ करें, पहले भी हो चुका है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन को करना, PTCL को करना, इस तरह के बड़े बड़े इदारों को करना, बैंक्स को करना, ये डिस्कोर्स के हवाले से कहा जा रहा है सर, डिस्कोर्स के हवाले से भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको प्राइवेटाइज किया जाए। जी, मेरे ख्याल है डिस्को तक नहीं जाएंगे, अभी ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये इनकी बस की बात नहीं है। हो सकता है PIA इनकी नजर में है, वो कह रहे हैं प्लान भी बन गया है, बल्कि औरंगजेब ने भी कहा है कि प्लान वही है जो पिछली गवर्नमेंट का था, वो नकवी साहब का, वो अपना लेंगे, हो सकता है कर लें। ये अच्छा करना तो पड़ेगा उन्हें, और मेरे ख्याल है IMF के साथ खास तौर पे अगर इन्हें ज्यादा पैसे मिले। ठीक है, व्हाट अबाउट सर व्हाट अबाउट दिस होलसेलर, रिटेलर और आपके एग्रीकल्चर? टैक्स लगना चाहिए और टैक्स लगेगा, और रिटेल, होलसेल और रियल एस्टेट पे टैक्स लगेगा और लगना है, वरना इनका काम नहीं चलेगा। देखिए ये 2 तरह से मारे जा रहे हैं। एक, IMF की जरूरत है इन्हें अभी अनफॉर्चुनेटली, उसके बगैर रुपए डॉलर का रेट बिगड़ जाएगा, मुल्क बंद हो जाएगा। इनको दिखाना है कि IMF के साथ है 4-5 साल। दूसरी तरफ आवाम खड़ी है, रोजगार खड़े हैं, टैक्स। बहुत पेचीदा मसाइल है, बहुत पेचीदा मसाइल हैं, और एक बहुत मुश्किल टास्क होगा इस वक्त पाकिस्तान की इस नौ मुंतखब हुकूमत के लिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अकबर जैदी हमारे साथ मौजूद थे और खुर्रम हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है
कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हमारी टीम है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, उनके पास स्पेस कितनी है, और मोहम्मद औरंगजेब जो कि पाकिस्तान के नए वजीर ख़जाना हैं वो आगे आने वाले ये इतने बड़े बड़े जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से निमटते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।